इसी के आगे आपसे डिस्कस करूं, सबसे पहला टॉपिक जो हमने समझना है वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर अब जो लेक्चर 2 है उसके अंदर मैं आपसे ऑपरेशंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब देखो ऑपरेशंस में हमारे पास क्या होता है। ऑपरेशंस में हमारे पास सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है एडिशन कह सकते हो या उसको सब्ट्रैक्शन कह सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपने करना है क्या होता है, तवज्जो से सुनिएगा। देखें, अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन की, तो इसमें रूल जो है वो ये होता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है शुड बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी कि पहले वाले का ऑर्डर अगर दूसरे वाले ऑर्डर के बराबर हो तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है आपको गिवन है और वो लिखा हुआ है 2 -1, फिर लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है 2, और मैट्रिक्स बी भी मेंशन है। मैट्रिक्स बी फॉर एग्जांपल आपके पास है 1 2 -3 और 4। तो मैं आपको बोलूँ यू हैव टू कैलकुलेट ए प्लस बी, यानी कि आपने ए प्लस बी निकालना है या ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2 + 1 विल बिकम 3, 2 - 1 will become 1, 4 - 3 will become 1, 2 + 4 will become 6। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे इट मस्ट बी एडेड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। किसका आंसर मिल जाएगा आपको? आपको आंसर मिल जाएगा ए प्लस बी का। उसी तरीके से डिफरेंस में भी सेम है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज़रूरी है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल डिस्कस करता हूँ मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखें मल्टीप्लिकेशन के अंदर सिंपल सी कहानी है कि आपके पास जो रूल है, रूल वो इस तरीके से है कि जो कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। भाई अगर पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रॉ सेम होती है तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैट्रिक्स है, मैं आपके आगे लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, वो मैट्रिक्स है आपके पास लिखा हुआ है 2 - 1, देन वी हैव 4 and 3, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स बी, फॉर एग्जांपल वो लिखा हुआ है 2 और 1। मैं आपसे बोलूँ क्या इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो बड़ी सिंपल सी बात यह है कि आप पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर रॉस काउंट कर लें। तो आपके पास 2 रॉस हैं पहले वाले मैट्रिक्स में, सॉरी पहले वाले मैट्रिक्स का आप कॉलम देख लें, कॉलम पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम। सो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? देयर आर 2 कॉलम्स, एंड यहाँ पे आप काउंट कर लें रॉस, तो आपके पास 2 रॉस हैं। तो यहाँ पे जाहिर है कि आपके पास पहले वाले मैट्रिक्स में 2 कॉलम होंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स में 2 रॉस हैं। तो अगर पहले वाले मैट्रिक्स में 2 कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स में 2 रॉस होंगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार ये होता है कि आप लोग जब मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे मैं ए भी लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, रॉ 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। रॉ 1 क्या है, देखो ये है रॉ 1, दिस इज योर रॉ 1, रॉ 1 विल मल्टीप्लाई विथ कॉलम 1। अच्छा, इसके अंदर भी होता है कि आपने जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 विल मल्टीप्लाई विथ 2, तो जब 2 2 से मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव यू 4। सही है, फिर प्लस आता है फॉर्मूले का, देन जो सेकंड एलिमेंट है इट्स मस्ट बी मल्टीप्लाइंग विद द सेकंड एलिमेंट। अब अगर मैं यहाँ पे सेकंड एलिमेंट देखता हूँ तो ये -1 है, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके सेकंड एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा।
तो जब आप -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। सेम तरीके से आप यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि ये जो 4 है इट मस्ट बी मल्टीप्लाई विद 2। तो 4 2 सा क्या होता है, 4 2 सा 8 हो जाता है, प्लस आता है फॉर्मूले का। देन आपने क्या करना है कि जो 3 होगा 3 वो मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो 3 इंटू 1 अगर मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 लिख दूंगा। अब जब 3 लिखूंगा तो इनको ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करते हैं तो ये 4 + 1 क्या बन जाता है, 5, और 8 + 3 क्या बन जाता है, 11। ठीक है, तो ये 8 + 3 विल बिकम 11। अच्छा, जो ऑर्डर ऑफ ए बी होता है ना, नॉर्मली अगर मैं ऑर्डर ऑफ ए बी की बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ ए बी जो है इसके अंदर किसके इक्वल आ रहा है वो भाई, वो इक्वल आ रहा है हमारे पास। इसके अंदर 2 रॉज हैं और एक कॉलम है, तो 2/1 आ रहा है। तो नॉर्मली 2/1 अगर आता है ना तो 2 जो है आपके पास, याद रखिएगा, ये ऑर्डर जो होता है वो इस तरीके से आता है कि रॉ ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, अगर मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटेबल है, ओ सॉरी, इट विल बी 3, 4 2 ज़ा 8। तो 3 तो लिखा हुआ है, मिसाल क्या कैलकुलेशन एरर है। ओके ओके, जज़ाकल्लाह। 4 - 1 इज 3। अच्छा, यहाँ पे ये आ जाएगा रॉ ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड आपके पास दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम होगा। तो ये मैट्रिक्स होगा दूसरे वाले का कॉलम, यानी कि आप इसको बोलोगे कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। रॉ ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। So this will be your order of AB after the multiplication. अब देखो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ये तो ऑर्डर हो गया। अब इसी तरीके से आपके पास एक एमसीक्यूज बनता है कि इफ A is a matrix of order n by n, if A is a matrix, भाई एक A है जिसका ऑर्डर है m by n and B is a matrix, B क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by p। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो ए बी का जो ऑर्डर है वो बड़ा सिंपल है। पहले यू हैव टू चेक कि जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर क्या है। वो लिखा हुआ है m by n। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ द बी क्या है, n by p। आपने बस ये चेक करना होता है कि पहले वाले मैट्रिक्स का जो भी कॉलम है और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रॉस ये बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर होती है ना तो आप अगर ऑर्डर ऑफ ए बी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ द ए बी, तो इट मस्ट बी इक्वल टू दी रॉ ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे मैं एम लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इट मस्ट बी इक्वल टू दी कॉलम ऑफ द फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स, ये पी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, m by p। अच्छा, ये ज़रूरी है कि पहले वाले मैट्रिक्स का क्या था, रॉ एंड कॉलम m और p था। तो ये बात आपके पास लाजमी तौर पर आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि ये दोनों सेम हो। अगर ये सेम नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटेबल नहीं है।
इसी तरीके से अगर 3/3 का आपको गिवन है वो आप कर सकते हैं बिल्कुल मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल मैं आपको गिवन कर दूं, भाई यहाँ लिखा हुआ है 1 2 4, यहाँ लिखा हुआ है 2 -1 3 और फिर लिखा हुआ है 4 1 5 ना, ये लिखा हुआ है। अगर अब यहीं पे मैं मैट्रिक्स बी लिख रहा हूँ आपके आगे, तो फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स बी जो है वो आपके पास 3 1 लिखा हुआ है, फिर आपके पास लिखा हुआ है 2 -1 और फिर लिखा हुआ है 3 0, और मैं बोलूँ ए बी कैलकुलेट करें, तो ए बी के लिए आपने अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना है कि आप अगर ए बी सॉल्व करते हैं तो जाहिर है कि पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि आपके पास ये जो पहली रो है, ये वाली पहली रो, इट मस्ट बी मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। तो जब ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से करेगा मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बिकम 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बिकम 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बिकम 12। सिमिलरली रो 1 जो है, ये रो 1 जो है, इट मस्ट बी मल्टीप्लाई विद कॉलम 2, इससे मल्टीप्लाई करेगी सेम तरीके से कि पहला एलिमेंट पहले से करेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 4 0 0 होता है। अब 2 3 और 6 होता है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2, 3 3 9 होता है। सिमिलरली 2 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 इंटू -1 विल बिकम प्लस का 1, 4 इंटू 3 विल बिकम 12 एंड 1 2 से क्या होता है 2 और 5 3 से क्या होता है 15 होता है। अब 4 1 अगेन 4 एंड 1 इंटू -1 विल बिकम -1। तो ये देखो ये आपके पास ये भी आई है। अब आपने क्या करना है, देखो अब आपने यहाँ पे ए बी जब आप लिखोगे तो 12 + 4 is 16, 16 + 3 will become 19, 1 - 2 will become -1 and 9 + 6, 6 will become 15, 15 - 2 is 13, 2 + 1 will become 3, 12 + 2 14, 14 + 15 will become 29 and 4 - 1 is also 3। तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो पहले वाले मैट्रिक्स की रॉस दैट इज 3, दूसरे वाले के कॉलम दैट इज 2, तो मैट्रिक्स विल बिकम 3/2। अच्छा, आफ्टर दी सिंपल ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन पॉसिबल नहीं है मैट्रिसेस के अंदर, हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, देखो डिटर्मिनेंट में सिंपल है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है गिवन दैट इज योर ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए बी सी डी, और आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। सिंपल होता है कि आप ए को डी से करते हैं मल्टीप्लाई, फिर माइनस आता है फॉर्मूले का, फिर आप बी को सी से करते हो मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, तो अगर आपने यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप पहले 2 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस आएगा फॉर्मूले का, -1 करेगा 4 से मल्टीप्लाई, 2 3 और 6 माइनस माइनस प्लस, 6 + 4 4 विल बिकम 10, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बिकम 10। इसी तरीके से अगर 3/3 का आ जाए मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना है, यहाँ मेंशन है 2, यहाँ लिखा हुआ है -1, यहाँ लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 1 और यहाँ लिखा हुआ है 2 3 4। इसके दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड वही कन्वेंशनल मेथड होता है दैट इज योर एक्सपेंडिंग बाय रो 1। अगर आप इसको रो 1 से एक्सपेंड करते हो तो नॉर्मली साइन क्या होती है, डिटर्मिनेंट की साइन ये होती है कि पहला वाला एलिमेंट अगर आप एक्सपेंड करते हो प्लस होता है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, देन वी हैव अगेन प्लस माइनस प्लस। तो आप जब पहला एलिमेंट रो 1 का लिखोगे तो उसको प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा आंसर, तो 2 लिख दो। इसका मतलब है दूसरे वाला एलिमेंट जो माइनस लिखा हुआ है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और तीसरे वाले की साइन सेम रहेगी और आगे इसके ब्रैकेट बना लें। ब्रैकेट बनाने के लिए बाद एक सिंपल सा काम करेंगे आप लोग कि अगर आप 2 पे मौजूद हैं तो 2 वाली रो और 2 वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे। जब आप डिलीट करेंगे तो कुछ 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे। कौन से 4 एलिमेंट यहाँ बचे हुए, ये रहे। अगर आप इन चारों को देखें
ये चारों एलिमेंट बचे हैं। तो ये चारों एलिमेंट्स में आप फॉर्मूला लगा दोगे ए डी माइनस बी सी का। तो अगर आप ए डी माइनस बी सी का फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, तो असल में पहले में ना पहली कॉलम डिलीट होता है, यानी कि पहले आप ये पहला कॉलम डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, 2 4 8 एंड -3। इसी तरीके से यहाँ पे आप दूसरा कॉलम डिलीट करते हैं, तो 3 4 बिकम 12, ये 12 हो जाएगा। और यहाँ आप लिख दोगे -2। इसी तरीके से आखिर में आप आखिरी कॉलम डिलीट करते हो, तो 3 3 9 और -2 2 से क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ लिख लोगे 2, 8 -3 जो होता है वो 5 होता है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा, तो आप 1 लिखते हैं। और 12 -2 कितना होता है, 10 होता है। फिर आप यहाँ पे 4 लिखें, और 9 -4 जो है वो 5 होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 5 10, 10 + 10 20, 20 + 20 कितना होता है, 20 + 20 होता है 40। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बिकम 40। इसका एक और तरीक़ेकार है शॉर्टकट, वो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कि आप इसको ऐसे लिख लो, 2 लिख लो, फिर आप 3 लिख लो, फिर आप इसको 2 लिख लो, सही है। फिर आप यहाँ लिख लो -1, फिर आप लिख लो 2, फिर आप लिख लो 3, फिर आप लिखो 4, फिर आप लिख लो 1, फिर आप लिख लो 4, फिर आप दोबारा से वही लिख दो 2 3 2, फिर ये हो जाएगा -1 2 3, यानी कि पहला और दूसरा कॉलम रिपीट कर दें। तो फिर डिटर्मिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। पहले आप क्या करें, पहले सीधा मल्टीप्लाई करें। अब देखो ये लिखने के बाद पहला कॉलम दूसरा कॉलम आपने रिपीट कर लिया, अब आप क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 2 4, 4 4 से क्या होता है बताएं, 16 होता है, आप 16 लिख देंगे। फिर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -2 हो जाएगा। 4 3 12, 12 + 2 कितना होता है बताएं, 24। अब आप क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -12, फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा +6, फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 2 से क्या होता है 8, 8 2 से क्या होता है 16 होता है दायरा। अब बस आप इसको सॉल्व कर लें। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बिकम, अच्छा कि मैं चेक करते, 2 2 4 4 4 16 -20 माइनस का 2 4 3 12 12 2 24 माइनस, अच्छा डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालता हूँ यहाँ आ जाएगा 38 नेगेटिव, और 16 + 6 कितना होता है बताओ, 34 आ रहा है ना ये। करनी है, रुक जाओ। यहाँ पे 38 लिख लेते हैं, फिर माइनस लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 22, और 22 में से 12 निकालता हूँ तो 10, -10 आ रहा है ये तो, और दैट मस्ट बी इक्वल टू 28। तो मैंने कुछ एरर किया है, मिस्टेक करी है, यानी कि ऊपर देखता हूँ। हम्म, हम्म, 2 3 2, 2 2 4, 4 4 16, -2 सही है, 4 3 12, अच्छा यहाँ पे गलती करी है, समझ आ गया। 4 3 12, 12 3 क्या होता है बताओ, 36। तो जब आप इसको लिखेंगे यहाँ आ जाएगा 36, मतलब ये भी मेथड बिल्कुल काम करता है।
और 36 प्लस 16 विल बिकम 52 माइनस 2, ये हो जाएगा 50। आप देखें इसमें जवाब में कोई चेंजेस नहीं आ रही, जवाब बिल्कुल सेम आ रहा है। 50 माइनस 10 विल बिकम 40। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट। पहला वाला नॉर्मली आपको इंटर के अंदर बताया जाता है, लेकिन दूसरा वाला नहीं बताया जाता, लेकिन मैंने आपको बता दिया फिर भी। अब देखिए यहाँ पे एक और ट्रिक होती है कि अगर इफ़ आपका मैट्रिक्स जो है वो डायगनल है, अगर आपका मैट्रिक्स डायगनल है या फिर आपका मैट्रिक्स ट्राइंगुलर है, देन जो इनका डिटर्मिनेंट होता है, देन डिटर्मिनेंट is equal to, then determinant is equal to the product of the leading diagonal. फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आ जाए 1 2 माइनस 3, बाकी जगहों में 0 लिखा हुआ, सही है। तो आपने क्या करना है, इसके सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो आंसर क्या आ जाएगा -6। यानी कि अगर मैट्रिक्स डायगोनल है, ट्राइंगुलर है, तो डिटर्मिनेंट जो है वो सिंपल, इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लीडिंग डायगोनल। तो आप उसको लीडिंग डायगोनल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बिल्कुल उसका प्रोडक्ट पता चल जाएगा, अगर आपके पास मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल है, ट्राइंगुलर है। ठीक है, तो ये काम आप लोग बासानी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी आता है ना 4x4 ऑर्डर का, तो भी आप कर सकते हो कि अगर क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ जाए कि भाई यहाँ लिखा हुआ इस तरीके से 2 3 1 4 लिखा हुआ, फिर आपके पास लिखा हुआ 2 1 -4, फिर आपके पास लिखा हुआ 0 3 1, और फिर आपके पास लिखा हुआ 2, और फिर आपके पास जो है वो 0 लिखा हुआ। अब आपने क्या करना है कि सिंपल मल्टीप्लाई करना है डायगोनल के एलिमेंट्स को, दैट मस्ट बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये जो है आपके पास 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, सो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 24। लेकिन अब कुछ सवाल इस तरीके से भी आता है, जैसे कि मैं आपको बात करूं, तो हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस कभी कभार 4x4 ऑर्डर के भी आ जाते हैं इस तरीके से कि भाई यहाँ पे 1 0 लिखा हुआ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है -1। अब यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 0, और यहाँ लिखा हुआ है 0। अब यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है -1। और यहाँ पे मैं एक बात करूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है -2। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ना ही ये अपर ट्राइंगुलर है, ना ही ये डायगोनल है ना, तो देखो इसके अंदर आपने सबसे पहले वो कॉलम पिक करनी है जिसके अंदर नंबर ऑफ ज़ीरो सबसे ज़्यादा है। सो नंबर ऑफ ज़ीरो जिस सबसे ज़्यादा है वो आपके पास कॉलम 2 है। ठीक है, कॉलम 2 की साइन आपने पहले देखनी है, वो साइन क्या होगी। देखो पहला वाले से स्टार्ट करोगे ना जब भी, तो ऐसे होता है इसकी साइन, प्लस माइनस, ऐसे याद रखो करो, प्लस माइनस प्लस। अब प्लस माइनस में आप पहुंच चुके हैं ना यहाँ पे, फिर आप यहाँ लिख दोगे दोबारा प्लस। ठीक है, फिर नीचे वाला माइनस फिर प्लस, ये साइंस होते हैं, ऑल्टरनेट साइन होती है। अब आप इसको एक्सपेंड करोगे, किससे एक्सपेंड करोगे, आप इसको कॉलम 2 से एक्सपेंड करोगे। जब आप कॉलम 2 से एक्सपेंड करेंगे तो उसके बाद एक ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट बचेगा और वो होगा 1। तो आप यहाँ 1 लिख देंगे, और यहाँ पे आप लोग एक और डिटर्मिनेंट लिखेंगे जो डिलीट करने के बाद होगा। आपने डिलीट किसको करना होगा, 1 वाले रॉ एंड कॉलम को। तो आप 1 वाले रॉ और 1 वाले कॉलम को डिलीट कर दें। तो जब आप डिलीट करोगे तो आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो बचेंगे 1 2 -1, देन यू हैव 3 2 -1, और फिर बच जाएगा 1 0 -2। अब इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करें और 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये वही रहेगा। तो इसके अंदर आप लोग क्या करें, इसको रॉ 3 से एक्सपेंड करते हैं। अब रॉ 3 में जीरोस आता है ना, क्योंकि
आप इसको रॉ 1 से भी कर सकते हैं। वैसे रॉ 3 की साइन होती है प्लस माइनस, फिर आता है प्लस और फिर आता है माइनस, फिर आता है प्लस, यानी कि ये जो 1 और -2 है इसमें जो साइन है वो वैसे ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब 1 के आगे आप 1 वाले मतलब रॉ 3 तो आपने रॉ 3 से एक्सपेंड किया तो रॉ 3 डिलीट हो जाएगी, यानी कि ये तो डिलीट होनी ही होनी है रॉ 3। अब इसमें कॉलम 1 को डिलीट कर दें। जब आप कॉलम 1 को डिलीट करेंगे तो ये दोनों एंट्री बचेगी। ऐसा इसमें 2 इंटू -1 विल बिकम -2 और ये +2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 2 और -6 हो जाएगा, यानी कि 2 -6 लिख देंगे। तो ये -2 + 2 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। -4 इंटू -2 जो है वो आपके पास आंसर आ जाता है 8। देयरफॉर इस तरीके से करोगे तो कम टाइम के अंदर आपका ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। क्या आपके ने वहाँ से एक्सपेंड करना है जिसके पास नंबर ऑफ जीरो सबसे ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यस लिख दें इनको, क्लियर हो गए, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, मसाले क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, डिलीटिंग पार्ट बता दूँ। देखो अब यहाँ पे मैंने ये किया है कि जब 1 कंसिडर किया ना तो 1 वाले ही रॉ और 1 वाले ही कॉलम को डिलीट कर दिया। आफ्टर डिलीटिंग एलिमेंट कौन सा रह गया? 1 2 -1 3 2 -1 1 0 -2। अब देखो यहाँ पे जब मैं रॉ 3 से एक्सपेंड कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 वाले रॉ और 1 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे। तो 2 को -1 से करोगे मल्टीप्लाई तो -2 आ जाएगा आंसर, माइनस आएगा फॉर्मूले का, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से रॉ 3 तो डिलीट हो गई है क्योंकि हमने एक्सपेंड ही रॉ 3 से किया है। फिर हम इसको कॉलम 2 को डिलीट कर देंगे। तो जब हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 जो है वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसको सही कर लो। बल्कि सेकंड कॉलम को लिखने की लिखा ही नहीं है ना, मैंने तो थर्ड कॉलम लिखा है। सेकंड कॉलम 0 है, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड कॉलम -2 पे आ जाओ तो -2 वाले रॉ और -2 वाले कॉलम को डिलीट कर दो। तो 1 2 2 माइनस और 3 2 क्या होता है 6, माइनस आएगा फॉर्मूले का, AD-BC यूज कर रहे हैं। तो -2 + 2 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। 2 -6 विल बिकम -4 -4 इंटू -2 विल बिकम 8। सो दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन पर्टिकुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बात मशाल? ठीक है। अब देखें, अब इसी के आगे हमने करना है। अब इसके आगे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एडजॉइंट। देखें, अब मैं अगर आपसे फॉर एग्जांपल बात करता हूँ एडजॉइंट की, एडजॉइंट या इन्वर्स की ना, सो एडजॉइंट निकालने की भी ट्रिक होती है। वो ट्रिक मैं आपसे शेयर करता हूँ। भाई देखिए, अगर मैं एडजॉइंट की बात करूँ, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मेरे पास मौजूद है और वो मैट्रिक्स जो है वो ABCD है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है A, यहाँ लिखा हुआ है B, यहाँ लिखा हुआ है C और यहाँ लिखा हुआ है D। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि इन दोनों की जगह चेंज करूँगा और इन दोनों की साइन चेंज करूँगा। सो दिस मस्ट बी द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या कहलाएगा? एडजॉइंट कहलाएगा। अच्छा, लेकिन 3/3 का थोड़ा लेंदी होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे मैट्रिक्स ए के बारे में बात करता हूँ। मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है -1, फिर लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 0, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 0 और फिर लिखा हुआ है 3। इसका आपने निकालना है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकालने का तरीक़ेकार आप लोग सीख लें। अच्छा, एडजॉइंट निकालने से पहले कुछ और बातें ही मैं आपको बता देता हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है, फिर मैं एडजॉइंट निकालना सिखाता हूँ। क्योंकि पहले मैं आपको सिखा ही देता हूँ। ऐसा करता हूँ, देखिए ये देखो ना, इसको बिल्कुल वैसे लिख लो। जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज़ कॉपी कर लो, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, उसको एज इट इज़ लिख देना। अब क्या करोगे? पहला कॉलम और दूसरे कॉलम को कॉपी करो और उसी बराबर पे लिख दो। इसको ले आओ, यहाँ लिख दो। ये आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि पहले दो कॉलम को रिपीट कर दो। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद आप लोग पहली रो दैट इज 2
-1 4 2 और -1, इसको वैसे ही लिख दें और दूसरी रो को भी वैसे ही लिख दें 3 2 0 3 और 2। पहली रो और दूसरी रो को आप बिल्कुल ऐसे ही लिख दें। फिर आप लोग इसके आगे पहली रो और पहला कॉलम इसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद क्या किया, पहले मैंने पहले कॉलम दूसरे कॉलम को रिपीट किया, फिर उससे बनने वाली शुरू की दो रो को आखिर में कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। वो एडजॉइंट आप कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, वो सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स है। जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आपने लगाना है सिर्फ फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या होगा, AD-BC, यानी कि ये इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 या 6, AD-BC अप्लाई करो, 2 3 या 6, 6 - 0 विल बिकम 6। ये शॉर्ट ट्रिक, असल में ये शॉर्ट ट्रिक आपने यूज़ करनी है, क्योंकि इसका जो कन्वेंशनल मेथड है वो बहुत लेंदी है, वो आपको अगर करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब आपके पास सर ऑपरेट कॉलम वाइज करेंगे, लिखेंगे रो वाइज, ठीक है। 0 × 4 ये हो जाएगा 3। अब आप इन दोनों को कर लें मल्टीप्लाई, जब आप इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई -8 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को कर लें मल्टीप्लाई, 0 2 या 0, 0 - 6 होता है, जाहिर है। अब आप इन दोनों को कर लें मल्टीप्लाई, 3 2 या 6, 6 - 8 विल बिकम व्हाट, -2। अब आप इन दोनों को कर लें मल्टीप्लाई, 4 3 या 12, 12 - 0 विल बिकम 12। अब आप इन दोनों को कर लें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4। फिर आप इन दोनों को कर लें मल्टीप्लाई, -2। फिर आप इन दोनों को कर लें मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 + 3 विल बिकम 7। ठीक है, ये हमारे पास किसका जवाब आ जाएगा बताओ, एडजॉइंट का जवाब आ जाएगा। सो दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ द गिवन पर्टिकुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस तरीके से बासानी जो है वो एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हमारे दिए गए सवाल का एडजॉइंट है जो विद इन अ मिनट, अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरीके से आपके पास एक और कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज़ योर कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कोफैक्टर सिंपल है कि AIJ बराबर है किसके, -1 I+J MIJ। अब फॉर एग्जाम्पल यही एक मैट्रिक्स ऐसी कोई कॉपी कर लेते हैं, और मैं आपसे कुछ बातें पूछ लेता हूँ। अगर इसकी फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बता दें इसके अंदर के पार्ट ए में आपको बोलता हूँ कि मुझे बताओ A12 किसके इक्वल है। पार्ट बी में मैं आपसे पूछ लेता हूँ M23 किसके इक्वल है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ A22 किसके इक्वल है। देखें, पार्ट ए की बात की जाए A12, देखो अगर आपने A12 निकालना है तो A12 आप लिख सकते हैं ऐसे, फिर आप लिखोगे -1⁻³ ऐसे लिख लोगे, फिर यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाओगे। अब आप डिटर्मिनेंट इस तरीके से बनाओगे कि पहली रो और दूसरे कॉलम को डिलीट कर दोगे, ये आपकी पहली रो दूसरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, फिर ये 3 जो है ये बच जाएंगे सारे, यानी कि ये आ गया 3 2 और यहाँ आ जाएगा 0 3। तो यहाँ आ जाएगा -1, 3 3 से क्या लिखोगे 9, और यहाँ लिख दोगे -0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -9। दैट मस्ट बी योर A12। तो यहाँ पे A12 के बाद अगर मैं आपसे बोलूँ यू हैव टू कैलकुलेट M23, तो देखिए M23 अगर आप करते हैं ना कैलकुलेट, तो आप क्या करेंगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। अब ये देखें, ये सेकंड रो है, दिस इज योर सेकंड रो, सिर्फ सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दें, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो जो रह जाएगा वो लिख देंगे। इस पर -1 नहीं लगाते हैं माइनर के अंदर ना, जबकि को फैक्टर पे लगाता है। 2 - 1 2 0 बचेगा। सो 2 - 1 2 0 के अंदर जाहिर है कि मैं अगर इसको लिखता हूँ तो 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो M23 विल बिकम 2। सिमिलरली अगर मुझे A22 फाइंड आउट करना है तो A22 के लिए -1⁻4 होगी। अच्छा, वो -1⁻4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप A22 लिखेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें, तो बचेगा 2 4 और फिर बचेगा 2 और 3। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 6, 6 - 8 विच विल बिकम -2।
इसी तरीके से अगर मैं मतलब ये मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया। असल में डिटर्मिनेंट में भी यही होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, नोट करके लिखते हैं कि एक मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है इस तरीके से कि यहाँ लिखा हुआ है A11 A12 और यहाँ लिखा हुआ है A13, फिर लिखा हुआ है A21, फिर लिखा हुआ है A22 और फिर लिखा हुआ है A23, फिर यहाँ लिखा हुआ है A31 A32 और A33। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसको रो 1 से एक्सपेंड करना है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ द ए मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे A11, फिर आप लिखोगे A11, सही है, फिर आप यहाँ लिखोगे A12, फिर आप यहाँ लिखोगे A12, फिर आप यहाँ लिखोगे A13, फिर आप यहाँ पे लिखोगे मैट्रिक्स A13। ठीक है, A11 फिर A11 लिखोगे, फिर A12, फिर A12, फिर A13, फिर A13 लिखोगे। तो अगर आप A11 लिखते हैं तो फिर इसी के आगे A11 का कोफैक्टर आता है, फिर आप A12 लिखते हो तो A12 का कोफैक्टर आता है, फिर A13 लिखते हो तो A13 का कोफैक्टर आता है। असल में जो एलिमेंट्स की साइन पॉजिटिव नेगेटिव होती है उसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि जिन एलिमेंट की पोजीशन का सम इवन होता है। फॉर एग्जांपल देखें, इनको ऐड करें, इवन सम आएगा 1 + 1 2, तो उसका जवाब पॉजिटिव होता है। लेकिन जिस एलिमेंट का सम नेगेटिव होता है तो सॉरी ऑड होता है, जैसे कि ये देखो ये इवन है ना, ये चीज़ 1 + 1 क्या करोगे, इवन होगा, तभी इसकी साइन जो है वो पॉजिटिव होती है। जबकि इसका सम करो ऑड होगा तभी ये नेगेटिव होता है। ये क्या होता है, इवन, तभी ये पॉजिटिव होता है। तो अगर आप एक ही फॉर्म पे लिख रहे हैं तो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको माइनर्स की फॉर्म पे लिखेंगे तो फिर ये नेगेटिव हो सकता है बिल्कुल। यानी कि आप इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ दिए, ये हो जाएगा A11, देन यू हैव M11, फिर आप लिखोगे A12, फिर आप लिख दोगे यहाँ पे M12, फिर आप जो है जिनकी पोजीशन का सम इवन होगा वो पॉजिटिव रहेंगे और जिनकी पोजीशन का सम जो है वो ऑड हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, सेम तरीके से बाकी के एलिमेंट्स भी, बाकी पोजीशन या बाकी जगहों से अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो भी आप यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि भाई मुझे बताओ इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स बता दो, ये जो मैट्रिक्स है तो ये तो एडजॉइंट बताया मैंने, अब मैं अगर आपसे बोलूँ इन्वर्स क्या है, तो देखें इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो हम जानते हैं कि वो बराबर किसके, एडजॉइंट ऑफ द ए डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ द ए। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ए जो है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ द ए इज ज़ीरो, अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो है तो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होगा। तो याद रखिएगा मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, तो अगर आपके पास डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है वो नॉन सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स पॉसिबल है। भाई देखें, अगर इसी मैट्रिक्स का मुझे ए इनवर्स निकालना है ना, तो मुझे एडजॉइंट तो पता है क्या, तो मैं क्या करूँगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। ए इनवर्स बराबर है इसी की मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ दी है। तो हमें एडजॉइंट तो पता है, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ इसी मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप इसी मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेता हूँ पहले। अब इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। देखें, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ
तो यहाँ आप 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बना लेंगे, माइनस का 1 ये प्लस का 1 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट होगा, फिर प्लस का 4 होगा, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ लिखोगे आप 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 0 हो जाएगा। अब इसको लिखोगे 9 हो जाएगा, और फिर 0 ही होगा। और 4 लिखोगे तो फिर क्या होगा, 0 माइनस 4, तो 2 6 ज़ा 12, और यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा -4। 21 माइनस 4 जो है वो 17 हो जाएगा। सो A इनवर्स विल बिकम व्हाट, 1/17। और फिर आप एडजॉइन लिख दोगे। एडजॉइन का रिजल्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक से आप वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। दैट मीन्स वी आर एडजॉइंट। तो मैं यहाँ पे जो है वो एडजॉइन को लिख देता हूँ। नॉर्मली क्या है कि जब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में आता है ना, तो डिटर्मिनेंट आता है 1 करके, और उसके साथ साथ एडजॉइन लिखा हुआ होता है। ठीक है, 12 + 9 - 16, ओके सॉरी, इसको हम 16 कर लेते हैं। तो 21 - 16 कितना होगा बताएं, 5 होगा। तो इसको मैं 5 लिख लेता हूँ। तो ये कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स वगैरह के लिए। इनवर्स कैलकुलेट करना है अगर आपने, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। तो ये मैंने ट्रिक्स सिखाई, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, इनवर्स, कोफैक्टर, माइनर कोफैक्टर्स, ये तमाम तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछी जा रही होती है।